तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 हम लोग कर दिए थे और लेक्चर 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने क्या किया था, बताया था। तो आज जो है लेक्चर नंबर 2 देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पर उसी तरह वक्त है हमारा, इस बार दौर आएगा और नहीं आएगा तो खींच करके लाएंगे, लेकिन लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बात को और लिखते चलिएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। आप अपने अनुसार नोट्स बनाइए, हमारे अनुसार नहीं, क्योंकि खुद का नोट्स जो है आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो हमने मेंडल एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए बोला था, तो आज की क्लास में मेंडल एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। इससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के दिखाया था कि जीन क्या होता है, जोहानसन ने क्या बोला था, उसके बाद में हमारे भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने कैसे मॉडिफाइड किया था। ठीक है, तो इस सब बारे में हमने क्या किया था, इन डिटेल चर्चा किए थे। आज जो है जेनेटिक्स के बारे में हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर क्या है, तो यह लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर 2 में क्या देखना है, अनुवांशिक, अनुवांशिकी होता है, अनुवांशिकी। ठीक है, समझ में आई बात। माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक। आंख का कलर मिलना, हाइट मिलना, तो यह सब क्या है, अनुवांशिकी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखेंगे क्या, मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट जो नहीं देखा है पहला लेक्चर वह देख करके आइए, 43-40 मिनट का साथ से लेक्चर है वह। मेंडल एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखिएगा। मेंडल एक्सपेरिमेंट, यह मेंडल है क्या, तो ग्रेगर जोहान मेंडल, यह जो है ना आपका, तो अनुवांशिक के पिता कौन है, अनुष्का नहीं बोल रहे हैं, अनुवांशिकी बोल रहे हैं, जेनेटिक्स की बात बोल रहे हैं। तो जनक की बात करता हूं, तो जनक कौन है, तो जनक जो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर, ग्रेगर है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, खाली मेंडल याद रखिएगा ना, काम हो जाएगा खाली मेंडल याद रखने से भी। ठीक है, और उसके बाद में मटर के पौधा पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर का साइंटिफिक नेम पूछ देता है। साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है, दो गो नाम, मतलब साइंस के अनुसार क्या क्या नाम हो सकता है। ठीक है, तो मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। लिख दीजिए, लिख देते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट को लिया था, किस प्लांट को चूज किए थे, तो यह मटर का पौधा को चूज किया था। सीधे कभी कभी सवाल पूछ देता है जी। ठीक है, तो मेंडल, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट का हिंदी क्या होता है, जो भी हो, अपने एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट मतलब मटर के पौधा, मटर के पौधा का प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधा का प्रयोग किया था। इसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक क्लास का भी नाम है जी। साइंटिफिक नेम साइंस के अनुसार क्या होगा इसका, तो पाइसम सटाइवम होगा, पाइसम सटाइवम। ठीक है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम होता क्या है, तो यह जो है ना इसका आधार पूछ देता है कभी कभी। तो आधार का मतलब होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यह है क्या, नोमेनक्लेचर। आसपास की सवाल को उठा लेता हूं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विपद नामकरण। ठीक है, द्विपद नामकरण, समझ में आई बात, द्विपद नामकरण। आर्स्ट हिकल करके साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, नोमेनक्लेचर का सिद्धांत दिया। ठीक है, नोमेनक्लेचर का क्या किया, सिद्धांत दिया, और कहा ना कि एक जंतु का जो है, एक जीव का क्या हो सकता है, दो नाम हो सकता है, द्विपद नामकरण। तो द्विपद नामकरण यही तो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट में मटर बोल दिए, मटर का मतलब होता है पी प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो यह पाइसम सटाइवम की आधार क्या थी, तो पाइसम सटाइवम मतलब यह आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। ठीक है, इसके अलावा नोट में और भी बात लिखोगे तो लिख लो, ह्यूमन का क्या होता है, तो ह्यूमन जो है ना होमो से बना है। ठीक है, होमो से बना है ह्यूमन, तो होमो सेपियंस याद रखिएगा, होमो सेपियंस, सेपियंस होता है SAPEEAN, सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस होता है। ठीक है, होमो सेपियंस। इसी तरह से गाय का देख लो, गाय का क्या होता है, गाय बोले तो काऊ। ठीक है, काऊ बोले मतलब गाय, बॉस इंडिकस होता है, बॉस इंडिकस। समझ में आई बात। उसी तरह से और भी देख लो, जैसे क्या होता है, अरे टाइगर का, टाइगर का क्या होता है, तो टाइगर का होता है आपका राणा टिग्राना। ठीक है, मेढक का ही तो होता है राणा टिग्राना। टाइगर का क्या होता है, तो टाइगर का होता है राणा टिग्राना। मेढक का होता है जी, टाइगर का क्या होता है बताइए, पैंथरा लियो टिगरी और पैंथरा लियो होता है, पैंथरा लियो लायन का होता है, पैंथरा टिगरी टाइगर का होता है। लिख लीजिए, टाइगर, पैंथेरा,
पैंथेरा टिगरी होता है, ठीक है। यह बात हम इंपॉर्टेंट करके बता दिए हैं शुरुआत के ही लेक्चर में, ठीक है। जब हम सेल पढ़ा रहे थे, नहीं सेल नहीं, आपको बताते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, पहला लेक्चर में यह बात बताए हुए हैं सबका साइंटिफिक नेम। तो लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। टाइगर का पैंथेरा टिगरी हो गया, लायन का क्या होता है, पैंथेरा लियो होता है, ठीक है। तो यह क्या है, आपका साइंटिफिक नेम है। बॉसिडिकस तो मेढक का होता है, मेढक बोले तो बेंग, ठीक है। समझ में आई बात। यह एम्फीबियन है, एम्फीबियन बोले तो क्या होता है, उभयचर, वैसा जीव जो पानी के साथ साथ स्थल पर भी निवास करता है, उसी को एम्फीबियन बोला जाता है, ठीक है। तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधा का प्रयोग किया, और मेंडल के कितने नियम होते हैं, तो इनके नियम जो है ना, रूल, तो रूल जो है, रूल बोले तो लॉ, ठीक है। मेंडल के नियम कितने हैं, तो इसके 3 नियम है क्रमशः। कौन कौन है, तो पहला है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, प्रभावशीलता का नियम, ठीक है। तो लिख लो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहने का अर्थ क्या है, प्रभावशीलता का नियम, प्रभावशीलता का नियम, ठीक है। प्रभावशीलता का नियम हो गया। उसके बाद में दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ ऑफ सेग्रेशन, पृथक्करण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन हो गया, लिख लो पृथक्करण, ऐसे होता है पृथक्करण का नियम, ठीक है, का नियम। उसके बाद में अगला इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, असॉल्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, असॉल्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लिख लो स्वतंत्र, हिंदी बड़ी टाइट होता है जी, आप व्यूहन, ऐसे आप व्यूहन जो भी है पढ़ लीजिए, हमने लिख दिया, का नियम। समझ में आई बात, बोलिए। तो यह जो है ना, मेंडल अपने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। समझ में आ रही है बात। तो अब चलिए देखता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या होता है, और इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट क्या होती है। तो ध्यान से बात को समझिएगा, उसके बाद में क्रॉसिंग वगैरह करा लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है से दिखाता हूं, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहने का मतलब होता है प्रभावशीलता का नियम। इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर पौधा लिया, और मटर पौधा का क्या किया, तो मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया, और 7 वैरायटी को इन्होंने देखा, ठीक है। 7 वैरायटी को देखा, और 7 वैरायटी में क्या क्या था, तो वह बात को लिखते हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला हम लिखता हूं प्रभावशीलता का नियम, प्रभावशीलता का नियम, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहां पर हमने लिया क्या, टॉल प्लांट ले लिया, ठीक है, टॉल प्लांट ले लिया, और फिर उसके बाद में स्मॉल प्लांट ले लिया, ठीक है, स्मॉल प्लांट ले लिया, स्मॉल प्लांट। टॉल प्लांट को कैपिटल टी बोल दिए, क्योंकि हमेशा जीन जो है ना आपका क्या होगा, पेयर में होगा। क्रोमोजोम भी जनरली जानते हो, क्रोमोजोम भी पेयर में होता है, ठीक है। 23 का पेयर होता है ना व्यक्ति में। तो ये टॉल प्लांट ले लिए, और स्मॉल प्लांट को हमने स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। अब सुनो, यहां से हमने क्या कराया, तो यहां से क्रॉसिंग करा दिए, ठीक है। यहां से आप क्रॉसिंग कराएंगे, तो देखो क्रॉसिंग कराने से होगा क्या, तो क्रॉसिंग कराएंगे तो यहां से एक टी तो कैपिटल यहां पर आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल यहां पर आ जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। क्रॉसिंग, यहां पर कैपिटल टी ले लिया, और यहां से एक आ जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां हमेशा तो पेयर में आएगा, प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा रूल चलेगी। यहां कैपिटल टी हो गए, और यहां पर स्मॉल टी हो गए। बात समझ में आ रही है। अब देखो, यहां 2 है, तो लेकर के 4 को क्या करना है, आराम से डब्बा बनाना है, ठीक है। आराम से क्या करना है, डब्बा बना दिए। हमेशा इसको क्या करना है, तो हमेशा स्क्वायर करके डब्बा बनानी है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी लिख दीजिए प्यार से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर भी लिख दिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब टी और टी को करेंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, टी और यहां से टी। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, या पहले टी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां टी और टी, ठीक है। यह बात समझ में आ रही है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और टी टी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 1 मिनट बना रहिएगा।
चलिए थोड़ा सा देखने गए थे, ठीक ठाक आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बात, बोलो। तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सुनो इसमें है क्या। तो इसमें इन्होंने बताया प्रभावशीलता के नियम में कि प्रभावशीलता के नियम में इन्होंने कहा कि जिस जीन की प्रभाव ज्यादा रहेगी वही क्या होगा, नेक्स्ट पीढ़ी में देखेगी। ठीक है, नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, वही दिखेगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर आपका कैपिटल टी है, मान के क्या दिखा भी रहे हैं, कैपिटल टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है, तो जो जीन की क्या होगी, प्रभावशील ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा होगा, वही जीन जो है ना वह नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल टी तो यहाँ पर क्या होगा, लंबा होगा पौधा, क्योंकि लंबा के लिए हमने क्या लिखा है, टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी लिखा है और छोटा के लिए क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल टी है तो लंबा पौधा होगा। ठीक है, लंबा पौधा एकदम होगा, लेकिन कैसा होगा लंबा, पता ही नहीं चलेगा कि किसका गुण आया है, छोटका का आया है कि बड़का का आया है। तो लिख देता हूं यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख देता हूं अशुद्ध करके, मतलब इम्प्योर होगा, लंबा होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि किसका होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ताकि हम रेशियो जब बनाएंगे ना जीनोटाइप और फिनोटाइप का, तो दिखाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यह जो है ना जीन इंपॉर्टेंट है, मतलब यह जीन क्या है, स्ट्रांग है। तो यह नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि जो जीन का प्रभाव ज्यादा होगा वह नेक्स्ट पीढ़ी में दिखेगा। तो कैपिटल टी का प्रभाव ज्यादा है तो नेक्स्ट पीढ़ी में यह दिखेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यह लंबा होगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा लंबा, तो यह जो है ना अशुद्ध लंबा होगा। और यहाँ टी टी देखो दोनों क्या है, छोटा है, समझ में आ रही है बात, दोनों क्या है आपका स्मॉल है। तो स्मॉल है तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर भी पौधा क्या होगा, छोटा हो जाएगी, बड़ा नहीं होगा। देख लो दोनों छोटा है तो यहाँ पर छोटा बनेगा, और छोटा कैसा बना, तो छोटा बना आपका शुद्ध छोटा बन गया। ठीक है, पता चलेगा कि छोटा का ही गुण आया है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए बात को। प्रभावशीलता के नियम में यही तो हमने देखा, क्या देखा कि जो जीन का क्या है प्रभाव ज्यादा है वह नेक्स्ट पीढ़ी में दिख रहा है, यह मेंडल साहब ने कहा। अब यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो लिखेंगे तो क्या होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब यह होता क्या है जी, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है, इसको मिटा दे, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जीनोटाइप फिनोटाइप यह होता क्या है। चलो यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद में रेशियो बना दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही, थोड़ा सा भी यदि कोई बच्चा प्रोबेबिलिटी जान रहा होगा तो यह कुछ नहीं है जी, हम तो यहीं से खटाखट मार देते हैं, यहां से इसको कर लेते, यहां से इसको कर लेते, यहां से इसको कर लेते, काम हमारी हो जाती। लेकिन आपको अच्छा से दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो फिजिकली क्या हो, फिजिकली दिखाई दे। ठीक है, जो फिजिकली क्या हो, तो फिजिकली दिखाई दे, उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है जो फिजिकली ना दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में लिख लीजिए जो फिजिकली दिखाई दे, जो फिजिकली दिखाई दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप होता है जो फिजिकली दिखाई नहीं दे। ठीक है, जो फिजिकली दिखाई न दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो एक हो गया जीनोटाइप और एक हो गया यहाँ पर फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में क्या होगा, फिजिकली दिखाई देगा, तो लंबा है मेरे भाई एगो। ठीक है, कैसा लंबा है, तो यह शुद्ध लंबा है, देखो दोनों का, तो यह शुद्ध लंबा है, फिजिकली दिखाई दे रहा है, क्या बड़का प्लांट वाला गुण आया है। समझ में आ रही है बात, रेशियो रट करके मत जाइए, बात को समझिए कि क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर लंबा हुआ तो शुद्ध लंबा हुआ, दिख रहा है ना कि यही का गुण आया होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर भी लंबा है लेकिन अशुद्ध दिख रहा है ना, लंबा है लेकिन इसका गुण आया है, किसका गुण आया है पता ही नहीं चला, 50-50 चांस है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया, यह 2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर शुद्ध क्या हो गया है, छोटा हो गया है, दिख रहा है, तो यह 1 हो गया। तो वही तो बात बोले हैं कि जो फिजिकली दिखाई दे वह जीनोटाइप, तो 1:2:1, और इस सबको गिनो 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, सही है, बोलिए। और उसके बाद में फिनोटाइप का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो फिनोटाइप में देखो यह भी लंबा, यह भी लंबा, यह भी लंबा, तो 3 गो लंबा हो गया जो फिजिकली ना दिख रहा है। और उसके बाद में छोटा कितने है, तो छोटा एगो है। समझ में आई बात, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या करिएगा, याद रखिएगा। समझ में आई बात। ठीक उसी तरह से क्या होता है, तो ठीक उसी तरह से जैसे मान के चलो क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल में हम ले लेता हूं कि एग्जाम्पल में यह कोई बच्चा है। ठीक है,
यह कोई बच्चा है, इस बच्चा का नाम क्या दे देता हूं, चलो मनोज मान लेता हूं, ठीक है, अच्छा नाम है, ध्यान से समझिएगा, मनोज मान लिए। और यहां पर क्या करता हूं, ध्यान से समझते चलो बात को, बुरा नहीं मानना है यदि किसी का मनोज नाम हो, और इसको हमने क्या मान लिया, एक गर्ल्स मान लिया, ठीक है, गर्ल्स मान लिया, गर्ल्स का नाम क्या कर दिया, जो भी नाम बोलिएगा, चलो इस गर्ल्स को हम गर्ल्स ही रहने दिए, काहेला किसी का नाम ले, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। अब मनोज जी में क्या है, तो मनोज जी का मान के चलो हाइट कितना है, 5 फुट 6 इंच है, ठीक है, 5.5 फीट है, और इसकी हाइट जो है ना 5 फीट है 0 इंच है, समझ लो 5 फीट की है। अब सुनो, अब यह दोनों का क्या होता है, विवाह होता है। मनोज को मान लेता हूं कि मनोज जी लंबा है, और यह जो है इनकी पत्नी क्या है, छोटी है इनसे, ठीक है, बसलते मोटी है वो अलग बात है, ध्यान से समझिए, यह लंबा है यह छोटी है, ठीक है। अब यह दोनों को क्रॉसिंग कराएंगे, इनके में होगा XY, ठीक है, और नहीं है तो जा करके अपना चेक कराएं, यह XY और इनमें क्या होगा XX होगा, यही ना, XY XX होगा। जब क्रॉसिंग कराएंगे तो कुछ यही केस ना बनेगा, बोलिए XY XX है तो कुछ केस यही बनेगा। अब क्या बनेगा तो देखो ध्यान से, यहां पर भी 4 गो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए जी, यही बात को हम बताए थे रिप्रोडक्शन में, ठीक है, कि कैसे लड़का लड़की बनता है, समझ में आ रही है बात, कि लड़का लड़की जो है वह कैसे बनता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर X लिखा और यहां से क्या आ जाएगा, सुनो, यह X हो गया और यहां पर XY हो गया, ठीक है, तो XX हो जाएगा, XX हो जाएगा, उसके बाद में YX हो जाएगा, और उसके बाद में YX हो जाएगा, यही ना, बोलिए, नहीं तो ऐसे समझो एकदम अच्छा से, यहां से X आएगा तो यहां से XX आएगा, तो क्या बनेगा, यहां पर लड़की बनेगी, ठीक है, और मनोज जी से X और यहां से X आएगा तो क्या बनेगा, यहां पर भी लड़की बनेगी, मनोज जी से Y आएगा और यहां से X, तो लड़का बनेगा, और यहां पर भी Y आएगा और यहां पर X आएगा, तो यह भी क्या बनेगा, लड़का बनेगा, ठीक है। अब हाइट को हम बोल रहे हैं तो XX XX YX और YX, समझ में आए बात। तो सुनो, यहां पर लड़का बन रहा है, यहां पर भी लड़का, यहां पर लड़की, यहां पर लड़की। अब जो है ना इसका जीन जो है ना किस पर जा रही है हम नहीं बता सकते, जनरली तो जाएगा मनोज जी पर, समझ में आ रही है बात, क्योंकि इनका जीन यदि मजबूत है, प्रभाव ज्यादा डालेगा, तो इनका संतान क्या होगा, यह संतान भी इसी के प्रभाव पर होगा। मतलब क्या, ध्यान से समझो, यदि इसका जीन की प्रभाव ज्यादा होगी तो इसके जो संतान होंगे ना, यही जीन का प्रभाव इसके संतान में देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके बाल बच्चे क्या होंगे, तो लंबा लंबा होंगे, ठीक है, लंबा लंबा हो गई। तो जनरली हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करता हूं, टॉल स्मॉल टी और कैपिटल टी लेकर के यहां से समझ लीजिएगा, ठीक है। हमने यह सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बता दिया थोड़ा सा समझाने के लिए, समझ में आई बात। तो जैसे मनोज जी लंबा है, उनकी पत्नी छोटी है उनसे, ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉसिंग कराया जाता है तो बच्चा जो है ना लंबा होगा कि छोटा होगा, यह किसके ऊपर डिसाइड करेगा, जिसकी जीन का प्रभाव ज्यादा होगा उसके ऊपर डिसाइड करेगा। यदि मनोज जी के जीन का प्रभाव ज्यादा होगा तो मनोज जी के जो बच्चा होगा ना वह लंबा होगा, और यदि मान के चलिए मनोज जी की पत्नी का जीन जो है ना यदि प्रभाव करेगा तो मनोज जी के बच्चा जो है ना वह छोटा होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यह मिटा दे, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समझ में आया। अब प्रभावशीलता का नियम जो है ना अब दिखाता हूं कि क्या कहता है, लिख देता हूं, दिखा तो दे दे किए, ध्यान से समझते चलिए प्रभावशीलता के नियम। तो इन्होंने कहा क्या प्रभावशीलता में, ठीक है, सुनो, कि जब हम दो जीन को आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो जब दो जीन को आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो जब दो जीन को आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो जिस जीन का प्रभाव ज्यादा होता है वह जीन नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलती है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका प्रभावशीलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। जब दो को आपस में क्रॉसिंग कराया और जिस जीन की क्या होगी, जिस जीन की प्रभाव ज्यादा होगी वही नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। यह है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रेशन, अब लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है, तो लॉ ऑफ सेग्रेशन भी समझ लीजिए, लग ले, लॉ ऑफ सेग्रेशन ऊपर वाला मिटा रहे, लॉ ऑफ सेग्रेशन,
लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो एक को लेकर के किए हैं जी, दो को भी लेकर के दिखाते हैं, ठीक है। डबल क्रॉसिंग है तो सिंगल क्रॉसिंग है, डबल क्रॉसिंग भी दिखा देता हूं, चिंता मत करिए, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रेशन दूसरा का, लॉ ऑफ सेग्रेशन। अब सुनो यह है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो समझ में आ गई कि नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, प्रभाव दिखेगा। प्रभाव दिखने के बाद जैसे कि मान के चलो जो लंबा है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, और जो छोटा है, यह दोनों क्या हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते चल जाएंगे, ठीक है। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे जीन एक दूसरे से। यह नहीं ना कि यह है लंबा तो फिर वही चलते चला जाएगा नेक्स्ट जनरेशन तक, नहीं। समझ में आई बात। तो यह क्या हुआ आपका लॉ ऑफ सेग्रेशन। ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। हम एक ट्रिक बताएंगे, तुरंत याद हो जाएगा तीनों नियम, चिंता मत करिए, ठीक है। तो लंबा हो गया छोटा, तो प्रभावशीलता का नियम तो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में दिखा, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन दिखने के बाद क्या हुआ, तो दिखने के बाद जो है ना दोनों अलग हो जाएगा, अपने अपने रास्ते चला जाएगा, ठीक है। और रास्ते जा करके क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। मैं तो ठहरा परदेसी, साथ का निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, दोनों क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और इसको बोलेंगे जब स्वतंत्र हो जाएगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है, करेगा ही नहीं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट क्या है, जैसे कि मान के चलिए आप जो है ना किसी गर्ल्स से प्रेम किए, ठीक है, और गर्ल्स से प्रेम किए तो तुरंत फोन पर कहिएगा ना कि बाबू मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात। तो उस से बच्ची भी कहेगी ना कि आजकल के बच्चे बहुत ही गद्दार और धोखेबाज होते हैं, तो तुम मुझसे बोल देना ना, ठीक है, कि तुम कुत्ता से प्यार कर लो तो वफादार होते हैं। ध्यान से समझिए बात को। तो सुनो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप तुरंत फोन पर कहिएगा कि तेरे बिना मन नहीं लग रही है, ठीक है, तुझे ना देखूं तो चैन नहीं आती है। यही हाल है आपका प्रभावशीलता का नियम, मतलब कि आप नहीं देख रहे हैं तो प्रभाव डाल रही है ना जी। प्रभावशीलता का नियम आप में दिख रहा है और आपको लात मार करके चल जाएगी, ठीक है, बिना आपको सोचे समझे। पृथक्करण का नियम, वह जा करके दूसरा देखेगी और आप भी दूसरा देख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, बात खत्म। बोलिए, बात समझ में आई तीनों का, बोलो समझ में आई। देखो ये सब साइंस है, साइंस को समझनी कौन बड़ी बात है, अपना लैंग्वेज में समझिए। साइंस इज द ऑर्गेनाइज नॉलेज, है ना। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझो। बोलो समझ में आई। अगर यहां से लिखेगा तो प्रभावशीलता में क्या हो गया कि जिस जिन का प्रभाव ज्यादा है वह नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा ही दिखेगा रे मेरे भाई। और उसके बाद में दिखेगा तो यह क्या हो जाएंगे, अपने दोनों रास्ते अलग हो जाएंगे। और अलग हो जाएंगे ना तो पहला से मतलब रहेगा ना दूसरा से मतलब रहेगा, दोनों आप एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, ठीक है। समझ में आई बात। वही बात तो बोले कि किसी गर्ल्स से यदि आप प्रेम करते हैं, ठीक है, और आप उसके बिना नहीं जी सकते हैं, तुरंत आप कहिएगा कि फोन करो ना, तेरी आवाज सुन करके मुझे नींद आती है, ठीक है। तो प्रभाव डाल दिया है आवाज, तो यही तो आप में दिख रहा है कि आवाज नहीं सुनेंगे तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन आपका एडजस्ट कर लिया आवाज सुनने का, आवाज सुनेगा नींद आ जाएगी। तो प्रभावशीलता का नियम। उसके बाद में क्या होगा, मान के चलिए आवाज जिस दिन बंद हो जाती है, ठीक है, आपको छोड़ करके चली जाती है, सेग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में जब छोड़ करके चली जाएगी तो वह दूसरा तो देखेगी ही, और आप हो सकता है कि दूसरा मिल जाए, नहीं मिले तो बात की बात है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। ना आपको उससे मतलब है ना उससे आपको मतलब है, ठीक है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। या ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, तो अब ऑब्जर्वेशन में चलो दिखाते हैं। जिस बच्चा को मेरे भाई को नहीं समझ में आया, तो इससे बेसिक मेरे पास जो है ना समझाने की तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रभावशीलता का नियम बता दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। किस किताब में लिखा है जी, एकदम प्यार से बता रहे हैं, फिर भी नहीं समझिएगा तो दिक्कत ही है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, तो अब जो है ना इनका ऑब्जर्वेशन जो है ना दिखाते हैं कि ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या क्या देखा, ठीक है। प्रभावशीलता नियम तो यह हो गई। लॉ ऑफ सेग्रेशन 3 को याद रखना, क्लास 10th का यह टॉपिक है जी, 11th 12th में भी शायद से 12th में है, ठीक है। चलिए, अब देखो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, तो ऑब्जर्वेशन ने क्रॉसिंग जब कराया मटर के पौधा का, अच्छा पूछ देगा ना कोई जी कि मटर के पौधा का ही क्यों एक्सपेरिमेंट में लिए थे, अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल साहब जो है वह मटर की पौधा ही क्यों चूज किया, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बता देना, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लाइफ, ठीक है। इसकी लाइफ जो है ना शॉर्ट होता है, इसके ऑब्जर्वेशन अधिक से अधिक क्या कर सके, प्राप्त कर सके। समझ में आ रही है, प्राप्त कर सके। यही कारण था कि इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा लिया, ठीक है, मटर का पौधा लिए जबकि दूसरा पौधा को नहीं लिए, ठीक है।
कि क्या करें, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब मान के चलो व्यक्ति के ऊपर लेकर के करना स्टार्ट कर देते, भले ही मनोज जी और सोनम जी नहीं, मनोज जी और गर्ल्स हमने बोला था, ठीक है, यह दोनों को क्या कर लिए हमने एग्जाम्पल में ले लिया, लेकिन यहाँ पर यह थोड़ी हो सकता है, ठीक है, भले ही दिखा दिए उनके अनुसार मटर के पौधा के एक्सपेरिमेंट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर आदमी का यदि एक्सपेरिमेंट किया जाए तो समझ लो ससुर बहुत दिन तक जीता है आदमी, 60-70 साल खींच देता है, कोई कोई तो 100 पार कर देता है जी। बोलो समझ में आ रही है, कोई कोई 100 पार कर देता है, 105, 110, कुछ नहीं, उसको मरने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड उसके ऊपर ले जा करके मार दीजिएगा। अब कोई मोटरसाइकिल से महिला उतरेगी और कहेगी कि ले फूफा जी मर गए, जाकर फूफा फूफा करेगी, ठीक है, उसके बाद में हंसने लगेगी। बोलो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोला जाता है, लाफिंग गैस बोला जाता है, ठीक है, इससे भी खतरनाक कहाँ आएगा, जो 4 को कंधा पर लेकर के चलता है ना, उसको मार दो नाइट्रस ऑक्साइड, चलेगा तो ऐसे ऐसे हिलते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में इन्हें क्या देखा, 7 वैरायटी को इन्होंने देखा, ठीक है। इट ऑब्जर्व 7 वैरायटी इन पी प्लांट्स, ठीक है। या पी प्लांट्स में क्या किया, 7 वैरायटी को देखे। पहला क्या था, अच्छा इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है जी, थोड़ा सा आसान पड़ेगा इसीलिए इंग्लिश में लिख रहे हैं। क्या क्या इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा पहला बात कि कलर ऑफ सीड, बीज का रंग, ठीक है, बीज का रंग, समझिए बात को, कैसा हो गया जी, तो हरा से जो है ना पीला हो गया, ठीक है, हरा से जो है पीला हो गया। उसके बाद में कलर ऑफ सीड, उसके बाद और क्या लिखेगा, शेप ऑफ सीड हो गया, ठीक है, शेप ऑफ सीड, पहले गोल था, गोल से कैसा हो गया, चपटा हो गया मेरे भाई, रिंकल्ड हो गया, रिंकल्ड, ठीक है। और गोल का मतलब होता है राउंड, गोले गोले, ठीक है, डोले डोले, सर्कुलर मोशन, जो भी व्यक्ति जो भी चीज गोल गोल घूमता है ना, तो गोले गोले, ठीक है, यह हो जाएगा सर्कुलर मोशन। उसके बाद में शेप ऑफ सीड हो गया। उसके बाद में और क्या लिखेगा, कलर ऑफ फ्लावर, एक बात तुझे बतलाऊं, ठीक है, यहाँ पर एस लगा दीजिएगा ना कलर्स में तो ये समुद्र बन जाएगा, एस लगा देंगे ना इसमें तो झंडा बन जाएगा, वाटर में एस लगाएंगे तो समुद्र बन जाएगा, ये हम बोलना चाह रहे थे। देखो कलर्स में एस लगा देंगे, कलर्स ना होता है, कलर होता है, मटेरियल ना है, द्रववाचक संज्ञा, अरे मेरे भाई कलर्स नहीं होता है, ठीक है, कलर होता है, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, ध्यान से समझिए, सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कलर ऑफ फ्लावर कैसा हो गया जी, पर्पल से येलो, जो भी कलर हो। उसके बाद में चौथा कलर ऑफ फ्लावर और पोजीशन ऑफ फ्लावर, यहाँ से बैठ ऊपर से लेकर के अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया फ्लावर के जो पोजीशन थी, ठीक है, यह आपका स्टेम, यहाँ पर यह हो रहा है फूल, ठीक है, अब यहाँ नहीं हुआ, बाद में यहाँ देखने को मिल गया, तो यही तो बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा था, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर। उसके बाद में पोजीशन हो गया, कलर ऑफ फ्लावर हो गया। उसके बाद में ऐसे क्या होता है, पॉड का मतलब होता है फल्ली, ठीक है, फल्ली, कलर ऑफ पॉड, ठीक है। और छठा कलर ऑफ पॉड के बाद अगला होता है शेप ऑफ पॉड का मतलब होता है फल्ली, ठीक है, फल्ली समझते हो, फल्ली, इस तरह से जो फल्ली है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें मटर ऐसे होता है ना जी, यह वाला, बोलो, तो यही फल्ली की जो है ना, क्या है, कलर बदल गया हरा से पीला। उसके बाद में कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, और उसके बाद में सतमा क्या हो जाएगा, तो सतमा हो जाएगा आपका हाइट ऑफ स्टेम, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, पौधे की क्या हो गई, ऊंचाई के बारे में इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। पहले क्या था, तो पौधा का लंबाई जो है ना लंबा था, और बाद में क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो यह जीन जैसे जैसे क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यहाँ फर्स्ट जनरेशन और यहाँ पर मान के चलो 7th जनरेशन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा का चेंजिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ से क्या कर जाइए, 7 पीढ़ी पीछे चला जाइए, तो आपका चेहरा और उनके चेहरा मिला करके देख लेना, मैच ही नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं कि उनके आप फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। समझिए बात को, अपने दादा के दादा से मिलाइए, ठीक है, अपने दादा के दादा से अपने आप को ऐसी करिए, क्या बोलता है, कंपेयर करिए, आप में बहुत ही बदलाव हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं। यही बात तो मेंडल साहब समझा दिए, समझ में आई बात।
बोलिए। तो यह ऑब्जर्वेशन था मेंडल साहब का। अब जो है ना हम लोग क्या देखेंगे, तो अब जो है सिंगल क्रॉसिंग के बाद डबल क्रॉसिंग को दिखाते हैं, फेनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो दिखाते हैं। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन हो गया। अब डबल क्रॉसिंग की बात करता हूं, डबल क्रॉसिंग की बात करता हूं, लिख लीजिए डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग, चलिए हेडिंग लगा लिए, डबल क्रॉसिंग, सिंगल के बाद डबल, ठीक है। डबल क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग क्या होता है, तो डबल क्रॉसिंग में देखिए क्या क्या यह उन्होंने किया था, तो ध्यान से समझो। इन्होंने गोल को बोल दिया राउंड, कैपिटल आर हमेशा जो है पेयर में रहेगा जी। उसके बाद में गोल हो गया। उसके बाद हरा के लिए क्या बोले, तो हरा के लिए हम बोल दिए कैपिटल वाई। उसके बाद यहां पर गोल हरा, चपटा, चपटा के लिए स्मॉल आर बोल दिए, और पीला के लिए जो है ना येलो के लिए स्मॉल वाई बोल दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए। तो यहां से क्या आएगा, एक ले लो आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर यहां से क्रॉसिंग कराइएगा तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब सुनो यहां पर कैसे अब क्रॉसिंग कराएंगे से ध्यान से समझिएगा। तो देखो यह 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 4 गो बॉक्स बना लिए। सबका अपना अपना तरीका होता है जी समझाने का, हमारा अपना तरीका है, कोई का हो सकता है कि अलग तरीका हो। तो यहां पर आर लिख लिया, यह भी आर लिख लिया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जैसे आपको बनाना है बना लीजिए, ठीक है। समझ में आई बात है। अब सुनो, वाई से आर करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब यह 4 गो आया ना, अब इसी 4 से क्या करना है, डबल क्रॉसिंग। तो सिंगल का समझ में आ गई, अब डबल करना है तो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। ध्यान से समझते चलिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड को कर करके रखिएगा, सभी समझ में आ जाएगी। 16 को बॉक्स बनाना है, गिन करके 1 2 3, और यहां पर चलो कर देता हूं 4, ऐसे थोड़ा सा और नीचा, और यहां से इसको बढ़ा लिया, दिख रही है, बोलिए। 16 को बनाना है बॉक्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करना है, 1 मिनट देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ देख रही है, अकेले वीडियो अपलोड करते हैं जी, सब कुछ देखना होता है, कहीं गड़बड़िया मत आ जाए। सुनो, तो यह वाई आर यहां पर लिख दीजिए, वाई आर बाद में डबल हो जाएंगे तो करेगी, ध्यान से समझिए। स्मॉल वाई आर, यहां पर वाई आर, शायद हो सकता है यह मेरी सपना रह जाए जी, उतना तो मैं पढ़ने लिखने में ठीक हूं भी नहीं, ध्यान से समझिए बात को। अब सुनो, यहां पर क्रॉसिंग करा दिए, यह दोनों को लिख दो कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई आर, ठीक है। अब कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई आर, और यहां उतार दो वाई आर, वाई आर। यहां पर देखो कैपिटल वाई आर, आराम से उतारते जाओ टे टे करके, और यह वाला टे टे करके उतार दो, जैसे उतारो है उतार दो, ठीक है। और यहां पे जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, और फिर यहां से उतारो टे, ठीक है, यह वाला उतारो टे और वाई आर, ठीक है। समझ में आ रही है कि खाली टे टे समझ में आ रहा है, यहां से वाई आर, यह वाला सबके साथ रहेगा ना, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, यहां से उतार दो कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो यह क्या हो गया, इसका निकल गया जी, क्रॉसिंग निकल गया। देखो कितना आसान है, यदि आप नहीं समझिएगा नियम को ना तो हालत खराब कर दोगे, डबल क्रॉसिंग।
ठीक है। अगर मान के चलो हम बता दिए जी रिंकल वगैरह करके, कोई हो सकता है दूसरा कर देगा, तब तो हालत आपकी खराब हो जाएगी, जो ट्रिक वगैरह बताता है सब। इसीलिए जो बताए उसको ध्यान से समझिए। हो सकता है मेरे भाई आप दूसरा नियम जानते हो, मैं जान रहा हूं, हो सकता है कि आप जान रहे हो दूसरा नियम, तो अपना अपना सबका बताने का तरीका होता है, जो मुझे बेस्ट लग रही है वह बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर कैपिटल वाई है, स्मॉल कैपिटल आर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गोल होगा, ठीक है। और कैसा होगा, गोला हो गया जी, ठीक है, गोल हो गया। और कैपिटल वाई के लिए हरा हो गया, तो गोल होगा, हरा होगा, क्योंकि जिस जीन का क्या होगी, प्रभाव ज्यादा होगी, वह नेक्स्ट पीढ़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करिएगा, आप बनाइएगा, तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो कितना निकलता है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप लिख लो। फिनोटाइप का 9:3:3:1 होता है। 9 3 12 3 15 1 16, ठीक तो है, 16 वो चार्ज का स्क्वायर 16। तो फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1। फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकली ना दिखाई दे, दोज विच हैव नॉट फिजिकली ऑब्जर्व, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकली दिखाई देता है। तो जीनोटाइप का रेशियो लिखिएगा तो कितना आएगा, सीधा एक से अच्छा है कि आते नहीं कर लेंगे जी, इसमें रेशियो ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे, ठीक है। आधा घंटा लग जाएगी रेशियो निकालने में, तब तक स्टार्ट से मार के निकल जाइएगा, ठीक है। रेशियो की वैल्यू दूसरा नहीं, 1/1:2, 1:2, ठीक है, /4:2:1। और कितना हो गया, 1:2 3, 1 4:2 6, 4 10, 2 12 1 13, ठीक है, 2:1। देखो हो गया होगा, 1:2 3 1 4, 2 6 4 10, 2 12 1 13, 2 15 1 16 हो गया ना। तो 1:2 1:2 4, 2:1 2:1, यह क्या आ गया आपका, तो यह जो है ना जीनोटाइप का रेशियो आ गया। तो फिनोटाइप का डबल क्रॉसिंग रेशियो 9:3:3:1, और जीनोटाइप का आ गया 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है। यह क्या आ गया आपका, तो यह आ गया आपका जीनोटाइप का रेशियो। तो यह क्या था, आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। अब जो है इवोल्यूशन के बारे में बता देता हूं। इवोल्यूशन का मतलब होता है जय विकास, ठीक है। अरे हिंदी टाइट होता है जी, ठीक है। यहां पर समझ में आ गई बात, बोलिए डबल क्रॉसिंग वगैरह। तो हेडिंग लगा लीजिए इवोल्यूशन। आज खत्म कर देंगे इसको, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, पड़ोसी जी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए बात को। अब हेडिंग लगा लीजिए, जैविक विविधताएं लिखेंगे, हिंदी हम लिख देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। इवोल्यूशन हेडिंग लगाइए, ठीक है। आनुवांशिक हो गया, अब हेडिंग लगाइए इवोल्यूशन। क्लास 10th में इवोल्यूशन कहता है, टीचर की हटा देले हैं, देखो यहाँ कितना बढ़िया टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है जय विकास, ठीक है। क्या होता है, जय विकास। ध्यान से समझिए, इवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसकी आकार सिंपल हो, और धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ वह क्या हो गया, तो समय के साथ वह कॉम्प्लेक्स हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इवोल्यूशन, जय विकास, ठीक है। जय विकास, जय विकास हम पढ़े, जय होता है, जैव विकास। ध्यान से समझिए, जो है आप पढ़ लीजिए। तो इवोल्यूशन क्या होता है, तो वैसा जीव जिसकी आकार सिंपल हो, लेकिन समय के साथ वह क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। मैं तनहा करके भी ना, मैं बेवफा करके भी तनहा रह गया, ध्यान से समझिए, और किसी और के बाहों में चला गया, यही ना है इवोल्यूशन। मतलब कि सिंपल से क्या हो गया, या कॉम्प्लेक्स हो गया। तो वैसा जीव जो सिंपल से समय के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। और यह थ्योरी सबसे पहले देने वाले कौन थे, तो लैमार्क थे, ठीक है। यह थ्योरी को जो है ना, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले देने वाले जो है वह कौन थे, तो लैमार्क थे, ठीक है। लिख लीजिए, इवोल्यूशन में प्रमुख योगदान दिया साइंटिस्ट, उसका नाम जैव विकास में प्रमुख व्यक्तियों ने, व्यक्ति मत लिखो, वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, ठीक है। जिसमें पहला कौन है, तो पहला जो है आपका लैमार्क है, ठीक है। लैमार्क क्या कहे, तो सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा गर्मी है जी, फिर भी
माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाएंगे, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल सेल नहीं दिखलाएगा। ठीक है, चलिए तो सुनो, लैमार्क ने क्या किया, तो लैमार्क ने यह वातावरण का सिद्धांत दिया और कहा क्या कि सभी जीव जो है ना वातावरण के साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, जीना तेरी गलियों में, ठीक है, मरना हम अपने गलियों में। ठीक है, तो जितने सारे जीव है ना वह वातावरण के क्या करते हैं, साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, हम भी जैसे अभी गर्मी में है ना जी, तो तुरंत हम भी जाना चाहते हैं ना हवा में, तो वातावरण के साथ हम भी क्या करना चाहते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। देख लो कि यहाँ पर भीग गए हैं, लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, लैमार्क, तो लैमार्क क्या कहें, यह वातावरण का सिद्धांत दिया, लिख लो, वातावरण का सिद्धांत। सीधे सवाल पूछ देता है जी, इन्वायरमेंट का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था, वातावरण का सिद्धांत दिया। और इन्होंने कहा कि सभी जीव जंतु वातावरण के साथ रहना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, वातावरण के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, वातावरण के अनुसार रहना चाहते हैं। और इनका किताब का एक नाम था क्या, फिलोसफी जूलॉजी। ठीक है, लिख लो, फिलोसफी जूलॉजी नामक किताब जो है इन्होंने लिखा था, लिख लीजिए। इसका किताब जो है ना क्या है, तो किताब का नाम फिलोसफी जूलॉजी, फिलोसफीज होता है, फिलोसफीज जूलॉजी होता है ना जी, यहाँ पर ना जूलॉजी। तो यह पशु पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, पशु का अध्ययन जो है ना जानवरों का जूलॉजी कहलाता है, जिसमें पशुओं का अध्ययन किया जाता है। जू मतलब होता है पशु। ठीक है, तो फिलोसफीज जूलॉजी नामक किताब में इन्होंने लिखा। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उपार्जित अंग का भी सिद्धांत दिया। उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया। अब उपार्जित अंग होता क्या है, ठीक है, उपार्जित अंग का क्या किया इन्होंने, सिद्धांत दिया। फिलोसफी जूलॉजी का संबंध जो है वह किस साइंटिस्ट से है, तो लैमार्क से है। सीधा सीधा सवाल जो है वह पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, उपार्जित अंग में इन्होंने क्या क्या दिया। तो यह भी दो तरह के था, एक कम था और एक अधिक था। एक कम उपार्जित अंग और एक जो है अधिक उपार्जित अंग। ठीक है, लिख लीजिए, उपार्जित अंग में दो तरह के, उपार्जित अंग में दो तरह के था, एक कम उपार्जित और एक जो था आपका अधिक उपार्जित। सुनो, कम उपार्जित और अधिक उपार्जित है क्या, जैसे कि मान के चलिए कोई भी जीव जंतु है और अपने किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, तो वह नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, वह ऑर्गन ज्यादा देखने को मिलेगा जी। और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही कहा जाता है ना कि आने वाला समय में जो है हमारा यह कान का जो बाहर का भाग होता है, पिन्ना, मेरे भाई पढ़ाए हैं जी सेंस ऑर्गन में। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए बात को, यही ना था, यहां पर ईयर ड्रम हो गया और फिर उसके बाद में इस तरह से था ना, बोलो, और यहां से ऐसे निकल जाता है, यह चला जाता है आपका कहां पर, तो नर्व फाइबर के पास चला जाता है। तो यह पिन्ना हो गया, ऊपर बाहर वाला भाग पिन्ना हो गया, हेलिक्स हो गया, लोबुले हो गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर केनाल हो गया, ड्रम हो गया, यहाँ पर क्या होता है तो हड्डी होते हैं। ठीक है, 3 गो मेडियासिन का स्टेपिस, कॉकलिया हो गया, उसके बाद में आवाज सिग्नल में 1/10 सेकंड में बदल करके नर्व फाइबर को चला जाता है। कान के बारे में बताए थे ना, तो सुनो, तो यह कान का जो बाहर वाला भाग है ना हिस्सा, यह वाला जो धरा रहा है हमारा, तो कहा जाता है कि आने वाला समय में जो है ना यह समाप्त हो जाएंगे। अपेंडिक्स वेस्टेज ऑर्गन है, उपार्जित तक वेस्टेज ऑर्गन का इन्होंने क्या किया, सिद्धांत दिया और कहा कि जिस ऑर्गन का जरूरत ही नहीं है तो आने वाला पीढ़ी में क्या होगा, यह अंग जो है ना नहीं दिखेंगे। ठीक है, जबकि जिस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वह ऑर्गन जो है ना ज्यादा दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और उपार्जित अंग में इन्होंने क्या बोला, तो बोला कि जिस अंग का हम इस्तेमाल ज्यादा करेंगे प्रयोग, वह नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगी, मिलेगी देखने को, जबकि नहीं करेंगे तो ना देखेंगे मिलने को, ना दिखेगी मिलने को, जो भी समझिए। ठीक है, चलिए नोट में बात लिख लीजिए। लैमार्क ने कहा कि जिस अंग का प्रयोग अधिक करेंगे वह अंग
अगले पीढ़ी में देखने को मिलेगा, जबकि नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में लिख लो, जिराफ का गर्दन, ठीक है, जिराफ का गर्दन बड़ा होता है, यह दिखने को मिलेगा। सांप की आकार, सांप का गर्दन वकार जो भी लिखना है इट इज, यह क्या होगा, देखने को मिलेगा। अन्यथा जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे वह नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए डार्विन, ठीक है। लाइमार्क के बाद कौन आया, तो डार्विन आया, फिर हियो डी ब्रिज, ठीक है, हियो डी ब्रिज और खत्म हो जाएगी। डार्विन दूसरा, पहला के बाद दूसरा कौन है, तो डार्विन साहेब आए, ठीक है। डार्विन, डार्लिंग नहीं बोल रहे हैं जी, डार्विन बोल रहे हैं, ठीक है। डार्विन, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है ना पक्षियों का अध्ययन किया, ठीक है, और पक्षियों के बारे में बताया और कहा कि जितने सारे पक्षी हैं वह अपने भाषा में क्या करते हैं, बात करते हैं। पक्षी छोड़ो ना, जितने सारे जीव जंतु हैं अपने भाषा में बोलते हैं, बशर्ते भाषा नहीं कोई समझता है, यही अलग बात है। कुत्ता को आप मारिएगा ना तो क्या भाग जाएगा, हो सकता है आपको बढ़िया बढ़िया गाली दे करके भागता हो, कौन जान रहा है। तो यह बात जो है ना किन्होंने बोला, डार्विन ने बोला, और कहा ना कि जितने सारे जीव जंतु है सब अपनी भाषा में क्या होता है, बातें करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा खुशी तब होती है ना कि आप गर्लफ्रेंड से बात करिएगा और उस बेचारी को हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है और हिंदी दोनों आती है, ठीक है। इंग्लिश में आप बात करिएगा तो बड़ी सुकून मिलेगा दिल को, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, इंग्लिश वो समझेगी लेकिन आपको रिप्लाई इंग्लिश में नहीं देगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमारे साथ ऐसा ना होता है जी, हमारी कोई ना है, हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बच्चा हमारे पर ले लेता है एग्जाम्पल, ठीक है, हमको कौन देखेगा, हम तो खुद बतासा में का चूटा दिखते हैं। ध्यान से समझिए, डार्विन, तो डार्विन का सिद्धांत, डार्विन इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा ना कि जितने सारे जीव जंतु है वह अपने भाषा में क्या होते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। और इन्होंने पूरे दुनिया का क्या किया था, बीगल नामक जहाज से क्या किया था, यात्रा किया था, ठीक है, बीगल नामक जहाज से यात्रा किया था। उसके बाद में जो है ना यह 2 किताब लिखे, स्पेसिस और नेचुरल सिलेक्शन, लिख लो, इनका किताब पहले लिखो, किताब वो ज्यादा पूछता है, जो पूछता है उसी को ना लिखेंगे। स्पेसिस, ठीक है, एवं नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल से है ही नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने इसमें क्या लिखा है, तो सुनो, इस किताब में लिखा, इसी किताब में लिखा है जी, ठीक है। यह क्या लिखा है, तो इस किताब में लिखा है ना कि जितने सारे जीव जंतु है वह क्या करते हैं, अपने वातावरण के साथ जो है ना जीना चाहते हैं या बातें करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, अपना संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, ठीक है। और लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बोलो, सबकी आशा होती है ना कि काश हमारी भी होती, ठीक है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करोगे, संघर्ष करने के लिए जाओगे, लिख करके चिट्ठी और उसको फेंक दिया क्या उसके घर में, गलती से अगर बाबूजी नहीं तो भाई को पड़ गया ना हाथ थे, ठीक है, तो कल्हा टूट देगा। समझ में आ रही है बात है। बोलो, नेचुरल सिलेक्शन और यहाँ पर हो गया स्पेसिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा ना कि जितने सारे जीव जंतु है वह क्या करते हैं, अपने संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लिख लो, यह सब बात, ये सब किताब इसी में लिखा है जी, तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा नोट में, इसका संबंध ऐसे, इसका संबंध डार्विन साहब का, इसका संबंध पशु पक्षियों से है, जनरली पक्षी से। सलीम अली चिश्ती पक्षियों का अध्ययन करने वाले, पक्षियों का जनक कहा जाता है जी सलीम अली चिश्ती को, ठीक है। इसका संबंध पशु पक्षियों से है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जितने सारे जीव जंतु है वह संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। आप कैसे संघर्ष करेगा, किस किस से, तो ध्यान से समझो बात को, प्यार मोहब्बत करोगे ना जी तो बहुत ही दुखदाई कहानी हो जाएगी, ठीक है। फोन रखते हैं, मम्मी आ रही है से ले करके वह आ गए, ठीक है, वह आ गए, फोन रखते हैं मम्मी जी, ठीक है, यह तक लाने में बहुत ज्यादा जो है ना कठिनाई होती है। जो समझ गया उसके लिए बेहतरीन, ना समझा उसके लिए भी बेहतरीन, ठीक है। इन्होंने कहा कि क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि सभी जीव जंतु संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना
पड़ता है। आप किस किस से संघर्ष करेगा तो ध्यान से समझिए, प्यार मोहब्बत जो करेगा ना जी तो केकरा केकरा से सुनने पड़ेगा, से समझिएगा बात को। एक हो जाएगा जातीय, अंतर्जातीय और वातावरण। देखो कैसे होगा, ठीक है। जातीय सजातीय लिखो, फिर अंतर्जातीय और वातावरण। संघर्ष जीवन इनका देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, यह बीगल नामक जहाज से क्या किए थे, दुनिया का जो है ना यह घूमे थे जी, दुनिया घूमे थे बीगल नामक जहाज से। संघर्ष में देखो क्या क्या है, संघर्ष परिश्रम बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, अर्थात आपका संघर्ष बता देगा ना कि वह किसके भाग में जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को, और नहीं तो खाली ऐसे फोन पर, ठीक है, वादा करने से नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा बात को, वादा तो कोई कर देता है, निभाने से होती है, ठीक है। इसलिए देखो कैसे यह निभाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। संघर्ष में एक हो गया सजातीय। सजातीय, सजातीय का मतलब होता है ना, ठीक है, सजातीय कि दूसरे जाति से क्या होता है, दूसरे जाति से इनको जो है ना कष्ट झेलना होता है, मतलब कि संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि आप जो है दूसरे कास्ट के और वह है दूसरे कास्ट के, ठीक है, कन्फर्म है कि शादी नहीं होगी। ध्यान से समझिए, मान के चलो कोई BC1 में आ रहा है और कोई BC2 में आ रहा है, और यह दोनों की लव हो गई एक दूसरे के साथ, ठीक है, जीने मरने का वादा भी कर लिया, ठीक है। मान के चलो कोई BC2 में है, ठीक है, हम अपना लेते हैं BC2 में है, और कोई SC या ST से क्या हो गया, हो गई, ठीक है। तो हो गई तो कन्फर्म है कि शादी नहीं होगी। समझ में आई बात, क्योंकि कास्ट अलग है, सबसे पहले दिखाना होता है समाज में कि कास्ट कौन सा है। खैर समाज की अपना अपना नेचर है, यदि जो चाहेगा तो वह क्यों नहीं कर सकता, उसकी जीवन है, ठीक है। तो इसको संघर्ष किससे करना पड़ता है, तो इसको संघर्ष जो है ना दूसरे जाति से करना होता है। जैसे मान के चलो कोई गाय है, ठीक है, तो उसको दूसरे जाति से, शेर से संघर्ष करना पड़ेगा जी, हो सकता है भेटा जाएगी, खा जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो इसको दूसरे जाति से संघर्ष करना पड़ता है। इसमें दूसरे जाति से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। उसके बाद में अगला अंतरजातीय, ठीक है, अंतरजातीय गाय गाय को आपस में लड़ते हुए देखोगे। अब मान के चलो BC2 है, हम फिर दूसरा BC2 से ही क्या कर लिए, प्रेम कर लिए, ठीक है, प्रेम कर लिए। ध्यान से समझो बात को, तो क्या होगा, यहाँ जाति मिल रहा है, हो सकता है कि हम जो है ना, हो सकता है ना, यह जो है हो सकती है कि क्या हो, अमीर हो, रिच हो, ठीक है, समझी बात। और हम पुअर है, गरीब है, तो कहेगा किसके पास है क्या, इस ससुर जो है ना बेरोजगार है, हम तुमको शादी करा देते हैं DIG से, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। तो बोलो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात। तो अपने ही कास्ट से क्या होता है, इसको संघर्ष करना पड़ता है, तो इसको अंतरजातीय बोलते हैं। समझ में आ रही है, मजा आ जाएगा यह सब चीज पढ़ करके, ठीक है। प्रेम की चीज थोड़ी बता रहे हैं जी, ध्यान से, पढ़ाई इंटरेस्टिंग का चीज है। इसमें अपने जाति से संघर्ष करना पड़ता है, अपने जाति से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। उसके बाद में वातावरण, ठीक है, अब जो है ना इसमें वातावरण से क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसमें वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। इसमें वातावरण से क्या होता है, इसको संघर्ष करना पड़ता है। किताब का नाम याद रखिएगा जी, यह वाला स्पेसिस और नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है, डार्विन साहब है, ठीक है, खूब पूछता है। इसमें वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, और जनरली नोट में यही बात लिख लीजिएगा क्या, कि इसी में सबसे ज्यादा जो है ना क्या होता है, जीव जंतुओं की जान जाती है। मान के चलो बाढ़ आ गया, चल गया, ठीक है, जीव जंतु चल गया, जंगल में जो भी जीव जंतु रहते हैं, बाढ़ आ गई, ठीक है, उसके बाद में जंगलों में आग लग गई, तो जंगल में आग लगेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी उसमें जीव जंतु निवास करेंगे वह समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लो, इसमें ही, ठीक है। वातावरण मतलब समाज, कोई समाज के डर से भी क्या होता है, नहीं करता है, ठीक है। ध्यान से समझो, समाज क्या पूछेगी, सब कुछ जो है ना मिल गया, कास्ट सब मिल गया, कास्ट नहीं भी मिला, सब कुछ संघर्ष जीत गया, दोनों फैमिली की राजी, ठीक है, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेंगे, काजी। काजी का मतलब होता है जज, जिसको उर्दू भाषा में काजी बोलते हैं, ठीक है। काजी मतलब होता है जज साहब, ठीक है। जब पति पत्नी राजी है तो क्या करेंगे, जज साहब, ठीक है, जज साहब भी कह देंगे कि ठीक है ना। ध्यान से सुनो, तो वातावरण का मतलब समाज से भी डर लगता है ना व्यक्ति को, कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए समाज के डर से कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ही जीव जंतुओं
की मृत्यु अत्यधिक होती है, अधिक होती है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, डार्विन के बाद तीसरा हियो डी ब्रिज, ठीक है, हियो डी ब्रिज लास्ट सिद्धांत है, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा और यह क्लास जो है छोड़ देंगे, ठीक है। जेनेटिक्स जो है समाप्त हो जाएंगी। 1 मिनट देखते हैं कि कितना मिनट का लेक्चर हो गई। ज्यादा देर नहीं हुआ है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो 55 मिनट, ठीक है। 5 मिनट और ध्यान से समझिए। 1 घंटा की क्लास में ढेर लगा दिए जी। हियो डी ब्रिज, ठीक है, यह साइंटिस्ट का नाम है, हियो डी ब्रिज। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। तो हियो डी ब्रिज का सिद्धांत कहता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी जीन का जो है ना, किसी जीन का, 1 मिनट, यदि किसी जीन का जो है ना प्रभाव ज्यादा है, ठीक है, किसी जीन का प्रभाव ज्यादा है और वही जीन नेक्स्ट जनरेशन में दिखने लगे, ठीक है, किसी जीन का प्रभाव ज्यादा है और नेक्स्ट जनरेशन में दिखने लगे, तो यही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात उत्परिवर्तन का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो सिद्धांत उत्परिवर्तन का जो है ना, यह दिए आपके हियो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन बता रहे हैं, परिवर्तन यह होता क्या है, इसको म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेशन, जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी है, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, और इसका जीन है, कोई तो जीन होगा जो जिससे यह चलता है, चलने के लिए उत्तरदायी है, और पक्षी है, ठीक है, पक्षी उड़ती है, चिड़िया उड़ती है आकाश में, मगर रहती है कहाँ, पानी में मगर रहती है, पेड़ पर नहीं, ठीक है। पक्षी, अब पक्षी में भी क्या है, तो यह पक्षी है, तो पक्षी में भी उड़ने के लिए क्या होता है, पंख होता है, ठीक है। पक्षी का काम पंख का थोड़ी होता है उड़ने के लिए, पंख का काम होता है ऊष्मा बनाए रखने के लिए। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो उड़ना लिख लीजिएगा कि पक्षी के पंख का काम क्या होता है, उड़ना, गलत है। पक्षी के पंख का काम होता है ऊष्मा बनाए रखना, ठीक है। तो पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होता है। अब ध्यान से समझो, यह चलता है, उस जीन को निकाल लिया, ठीक है, हरगोविंद खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना का क्या कर लिए, हरगोविंद खुराना का ले लिए थ्योरी, इसका जीन निकाल लिया चलने वाला और उड़ने वाला, इसमें जीन डाल दिए, और कहीं गलती से क्या हो गया, यह सर्वाइव की श्रेणी में आ गया तो नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, यह देखने को मिले लगेगा जी। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा ना बच्चा, वह भी उड़े लगेगा, कहेगा कि अरे अरे हम भी उड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, तो यही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे डायनासोर, ठीक है, डायनासोर अब हमारा बच्चा हुआ, अगर ऐसा होता, यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है ना, ये सब पर क्या कर दिया, थ्योरी पर बैन लगा दिया, आदमी पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा पर करिए कोई दिक्कत नहीं, जानवर पर नहीं कर सकते हैं। जैसे डायनासोर का जीन जो उतना बड़ा शरीर कर दिया होगा, ठीक है, अब हमारा भी शरीर इतना बड़ा करने वाला भी कोई जीन होगा, मूछ बनाने वाला भी जीन होगा, ठीक है। तो हमारा शरीर जो ढांचा बना रहा है ना, उस जीन को निकाल करके जो डायनासोर का जीन बना रहा है ढांचा, उस जीन को अपने अंदर डाल लेंगे, और जो हमारा बच्चा होगा ना, यदि सर्वाइव हो गया या सक्सेस हो गई, ठीक है, तो बच्चा हमारा जैसा ना होगा, डायनासोर होगा, आराम से चलेगा, साथ में कहेगा पापा पापा काट ले, तो वह काट ले ससुर के इसको, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, यही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो लिख लो, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, यदि किसी जीव का जीन दूसरे जीव में परिवर्तित करते हैं और यह इस श्रेणी में सफल हो जाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। बात समझ में आई, उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है, म्यूटेशन कहलाता है। और यही जो है ना, यदि गलती से हो गया, यदि ऐसा होता है तो एक अलग वंशानुगत जीवन बना देगा जी, एक अलग वंश का निर्माण कर देगा, ठीक है, एक अलग वंश का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। अगर ऐसा हो जाता है ना,
तो बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगी जी। पृथ्वी पर ऐसा ऐसा जीव बनने लगेंगे कि दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा। बोलिए, तो यह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। और एक बात नोट में डाल करके लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो नोट में डाल करके बात लिख लीजिए, डार्विन और हियो डी ब्रिज की थ्योरी को मिलाकर के नौ डार्विन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, डार्विन प्लस हियो डी ब्रिज थ्योरी को मिला करके क्या कहा जाता है? न्यू डार्विन थ्योरी कहा जाता है। न्यू डार्विन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यू डार्विन क्या होता है? इस थ्योरी को कहा जाता है। बताइए कि क्लास कैसा लगा? और अब जो है आपका जेनेटिक्स समाप्त हो गई। ठीक है, बताइए क्लास कैसा लगा? आए हैं तो बेहतर क्या करिए, सीख करके जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, रोज दिन जो है ना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आपको भी पता है कि रोज दिन मेहनत करिएगा तभी सफलता होगा, एक दिन से नहीं होता है। यदि आप रोज दिन क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा। क्योंकि आपको भी पता है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात किसी काम को धीरे धीरे करिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप पेड़ में 1 घड़ा या 2 घड़ा जा करके पानी डाल दीजिएगा तो बिना मौसम फल नहीं आएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि बिना मेहनत और संघर्ष के आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए, तो इसी तरह से क्या करना है? मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत ही बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा। वरना परिणाम तो बताएगा ही कि आपका मेहनत कैसा था। ठीक है, तो मेहनत से काहे हम लोग चूकेंगे? ठीक है, सफलता ना मिलना, मिलना और मिलना ये तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करें ये तो गलत बात है। तो ये क्या करना है? मेहनत करना है। ठीक है, जम के मेहनत करना है। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करना है। बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश करें जिससे पत्थर टूट जाए। ठीक है, तो अच्छा से पढ़नी है। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब साथ से पॉल्यूशन बच गया है, और पॉल्यूशन के बाद बायोलॉजी क्या हो जाएंगे, आपका समाप्त हो जाएंगे, और हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।